हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन को स्टार्ट करें बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो मेंस है काफ़ी नज़दीक आ रहा है, इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से 60 डेज मेन स्प्रिंट 2023 को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेली टेस्ट एंड डिस्कशन। तो जो भी आप टेस्ट लिखोगे कहीं ना कहीं उससे पूरा आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। आप रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो, अपनी गलतियों को समझते रहो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। साथ में एवेल्युएशन तो है ही है, लाइव एवेल्युएशन भी होगा आपके फुल लेंथ टेस्ट का। आपको यहाँ पे प्रहार रीडिफाइंड जो बुक्स हैं उनकी हार्ड कॉपीज भी मिलेंगी, तो ये बहुत हेल्पफुल थी। पिछले सालों के अंदर बहुत सारे टॉपर्स ने इनको यूज़ किया है, तो मेक श्योर आप भी इसका यूज़ कीजिए। बाकी आप सभी जानते हो कि मेंटरशिप का प्रावधान तो यहाँ पर है ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये बैच 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो वेबसाइट है pwonlyis.com, यहाँ पर जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एमएसपी। देखो एक इकोनॉमी का और भी मुद्दा है रेपो रेट के रिगार्डिंग, बट आई थॉट ना इसको मैं कवर करूंगा आपके साथ। जो इकोनॉमी न्यूज़ वीकली आता है ना संडे टू संडे, वहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसको काफी अच्छे से। तो एमएसपी आज हम यहाँ पे आज पढ़ लेते हैं। अभी पहली बात तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि सेंटर के द्वारा इंक्रीज किया गया है एमएसपी। कितना? जो खारीफ क्रॉप्स होती हैं। अब आप सभी जानते हो खारीफ, राबी और जायद क्रॉप्स के बारे में। तो खारीफ क्रॉप्स के लिए इंक्रीज हुआ है, किसी के लिए 5.3% से लेकर 10.35% तक यहाँ पर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इंक्रीज एमएसपी का किसका हुआ है? मूंग का। एंड सबसे कम किसका हुआ है? उड़द दाल का। राइट। अब थोड़ा समझते हैं कि सर ये एमएसपी होता क्या है, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, इसको थोड़ा कौन लेकर आता है, ये सारी बातें। पहली बात देखो, एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है, तो वो है हमारा सीएसीपी। सर सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये सीएसीपी ना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ, इनपुट प्राइजेस कैसे चेंज हुए, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, इतने नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उनके हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड कैसी है, वर्ल्ड मार्केट में प्राइजेस कैसे हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कैसे प्राइस हैं, इन सभी मुद्दों के हिसाब से कहीं ना कहीं सीएसीपी एक तरह से निकालने की कोशिश करता है। पर ध्यान रखना, सीएसीपी क्या है? एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। ठीक है ना। जो कमीशन है ना, ये सीएसीपी, ये बस रिकमेंड करता है। सर रिकमेंड किसको करता है? ये रिकमेंड करता है सीसीईए को। अब सर सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये फिर फाइनल मतलब एक तरह से बताता है कि हाँ कितना एमएसपी होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। पर ये रिकमेंड करने का काम एमएसपी का किसका है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है इसके ऊपर। फाइनली जो कहीं ना कहीं डिसीजन लेगा वो सीसीईए ही लेगा। चलो ये बात तो समझ आ गई। सर फैक्टर्स भी थोड़े समझ आ गए। एक सर कई बार ना टर्म्स आती हैं न्यूज के अंदर, ए टू प्लस FL, C2, ये बता दीजिए। बिल्कुल। देखो एक होता है आपका ए टू। ए टू का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक किसान को समझो, ठीक है, मान लीजिए ये है किसान। अब किसान ने ना कुछ खर्च किया होगा। सर क्या खर्च किया? मान लो इसने बीज खरीदे होंगे, ठीक है, आपके फर्टिलाइजर्स हो गया, आपके कुछ पेस्टिसाइड्स हो गया, कुछ हो सकता है जमीन पर काम करने के लिए किसी लेबर को हायर किया हो, ठीक है ना, कुछ और इरिगेशन हो गया, कुछ फ्यूल हो गया, इस तरह की चीजें। तो ये सारे क्या है? पेड आउट कॉस्ट बोलते हैं इनको। इसको बोलते हैं क्या? ए टू के अंदर ये सारी कॉस्ट आ जाती है। इसके हिसाब से हम देखते हैं यार हाँ इतना पैसा तो जो हमारा किसान है उसने खर्च किया है, तो इसको बोल दिया ए टू। इसके अलावा एक टर्म होती है A2+FL। अब देखो A2+FL के अंदर क्या होगा? A2 तो है ही है, इसके अलावा साथ में क्या आ गया? अनपेड फैमिली लेबर। कहने का मीनिंग क्या? देखो आप लोग भी नोटिस करते हो ना कि मान लो जैसे एक खेत है, खेत के ऊपर ये किसान और उसकी जो परिवार वाले लोग हैं वो भी काम करते हैं, पर उनको हम कोई पैसा थोड़ी दे रहे हैं जो परिवार वाले काम कर रहे हैं, पर उनका भी तो मेहनत तो लग रही ना उनकी। तो A2+FL के अंदर हम अनपेड फैमिली लेबर को भी काउंट कर लेते हैं। इसी तरह से एक चीज होती है तीसरी, दैट इज C2। अब C2 ना बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब यहाँ पर हमने हर चीज को इंक्लूड कर लिया। सर हर चीज का मतलब क्या? जैसे मान लो अब किसान की जमीन थी, ठीक है ना, इसकी जमीन थी या फिर इसके पास और काफी सारी चीजें थी जो भी इसके पास पड़ा हुआ था, जो भी सामान और कैपिटल एसेट्स वगैरह इसके पास पड़े हुए थे। अब
अगर मान लो ये जमीन के ऊपर खेती ना करता तो क्या करता, हो सकता है किसी को रेंट पे दे देता, तो वहां से भी कुछ पैसे आते, ठीक है ना। तो यहां पर एसेंशियली क्या हुआ, किसान ने खेती करना चाहा तो कहीं ना कहीं जो रेंट था ना वो उसने नहीं मिला उसको, क्योंकि वो हो सकता था खेती ना करता तो किसी और को रेंट देता तो कुछ पैसे कमाता। तो C2 के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो C2 काफी कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिल जाता है। तो ये तीन तरीके होते हैं, A2 A2+FL और C2। तो जो हमारी सरकार की कोशिश होती है ना कि इसका 50% ज्यादा दें, मतलब मान लो अगर आपकी इतनी मेहनत हुई है तो इसका कुछ तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो 50% ज्यादा मिलता है, तो 1.5 टाइम्स देखने को मिलता है। जनरली देखो जो किसानों की डिमांड होती है वो होती है 1.5 टाइम्स C2 मिले उनको, ठीक है। बट ज्यादातर केसेस में हमें देखने को मिला कि 1.5 टाइम्स A2+FL देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंसर्न्स रहते हैं बिटवीन द फार्मर्स एंड द हमारी जो सरकार। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एमएसपी के रिगार्डिंग, हमने समझ लिया CACP रिकमेंड करता है। फाइनली देखो आप नोटिस करोगे तो 22 क्रॉप्स के लिए मैंडेटेड है, ठीक है ना। और FRP कहां पर आता है, हमें शुगर केन के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है, बाकियों के लिए हमें MSP ही देखने को मिलता है। और पर्पस क्या है, पर्पस देखो इसका यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसानों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और उनको उसका फल भी ना मिले, ठीक है ना। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि आपने मान लो किसानों ने बहुत अपना एफर्ट लगाया बट इन दी एंड क्या हुआ, मार्केट में प्राइसेस भी बड़े कम है। तो एक तरह से आप जो इनपुट लगाया कहीं ना कहीं उतना पैसा तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए, इसलिए नाम क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ध्यान में रखना, बिफोर द सीजन कहीं ना कहीं MSP अनाउंस कर दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे किसान अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मुझे क्या चीज उगानी है और क्या चीज नहीं उगानी। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेलिंग से ये बचाता है, ठीक है ना। और प्रोक्योरमेंट भी हो जाता है हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो डेफिनेटली हमारा चावल हो गया, हमारे वीट हो गया, वो भी PDS के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो ये बातें थी कुछ MSP के रिगार्डिंग। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज साइक्लोन बिपॉरजॉय। इसको समझते हैं। पहली बात तो देखो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर साइक्लोन का नाम ये कौन चूज करता है, ये बिपॉरजॉय ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखो एक ना हमारे पास WMO है, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और इसके साथ ही मतलब एस्कैप, UN एस्कैप के बारे में जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसमें ना कुछ नेशंस हैं, मतलब एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज थी। पहले कितनी कंट्रीज थी, पहले यहाँ पे 8 कंट्रीज थी। सर 8 कंट्रीज कौन सी, देखो जो आसपास ना हमारे इंडियन ओशन के आसपास हमें देखने को मिलती हैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 8 कंट्रीज थी, ठीक है। अब देखो जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट हर जगह आ रहे हैं, मान लो कोई साइक्लोन यहाँ पर आ रहा है तो पाकिस्तान को भी इंपैक्ट कर रहा है, इंडिया को भी कर रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश को कर रहा है, म्यांमार को कर रहा है, इंडिया को भी कर रहा है। तो इस तरह से इन 8 कंट्रीज ने ना क्या बोला कि हाँ चलो, मतलब WMO एस्कैप ने क्या बोला, इन नेशन ने बात करी कि हम ना नाम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने हिसाब से मतलब साथ में मिलके। तो कैसे हो रहा लग गया कि इन 8 कंट्रीज ने ना, हर कंट्री ने, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया ने 8 नाम सजेस्ट कर दिए, ठीक है। पाकिस्तान ने भी 8 नाम सजेस्ट कर दिए, इस तरह से बांग्लादेश ने भी 8 नाम सजेस्ट कर दिए। तो टोटल हमारे पास कितने नाम हो गए, टोटल नाम हो गए 8 × 8 64। अब जब भी अगली बार यहाँ पे कोई साइक्लोन आएगा तो 64 में से पहला नाम उठा लिया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते हम 64 नाम को यहाँ पे उठाने लग गए। तो इस तरह से साइक्लोन की नेमिंग होती थी। पर बाद में क्या हुआ, बाद में हमने यहाँ पर 5 और नई कंट्रीज भी इंक्लूड होगी, जैसे इसमें ईरान आ गया आपका, सऊदी अरेबिया आ गया, कतर आ गया, ठीक है ना, UAE आ गया और यमन। तो अब कितनी कंट्रीज होगी सर, अब होगी आपकी 13 कंट्रीज, और इन 13 कंट्रीज ने 13 नाम सजेस्ट कर दिए। तो आज के टाइम पर 169 हमारे पास नाम है। तो जो भी लिस्ट के अंदर अगला नाम होता है हम अकॉर्डिंगली वो देते रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नाम देना क्यों जरूरी है। नाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है ना। हम साइक्लोन्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि इसका नाम क्या है, इसका मीनिंग मतलब नाम क्या है, एंड कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। अदरवाइज होगा क्या कि एक कंट्री ने नाम कुछ और दे दिया, दूसरा कंट्री अपने हिसाब से नाम दिया जा रही है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन में कई बार दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से इस तरह से ये नेमिंग होती है। चलो सर ये बात तो हमें समझ आ गई कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, ये तो क्लियर है पूरी तरह से। अब हुआ क्या है, ये जो साइक्लोन बिपॉरजॉय है ना, ये हमें देखने को मिला है कहां पर, अभी केरला वाली साइड में देखने को मिला है, मतलब कहने का मीनिंग जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वहां पर हमें देखने को मिला है। ये आगे फर्दर कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है सर। अब देखो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या देखने को मिलता है, उसकी 5 कंडीशन है जो कि हमने अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ी हुई हैं कि मान लो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ कोरियोलियस फोर्स वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी आ पाएगा वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन। साथ में ही जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसके अंदर छोटा वेरिएशन होना चाहिए, और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड लास्टली
कहीं ना कहीं जो सी लेवल सिस्टम के ऊपर अपर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलनी चाहिए। ये 5 कंडीशन है जो कि हमने ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में अच्छे से पढ़ रखी हैं, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए होती हैं, राइट। तो ये चीजें हमें अरेबियन सी में इस बार देखने को मिली, तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं हमें ये साइक्लोन डेवलप करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, वीक मानसून आउटसुट था, साथ ही साथ हमारा जो अरेबियन सी था उसका टेम्परेचर ज्यादा है। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ज्योग्राफी के स्टैटिक में पढ़ते हो, MJO के बारे में, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन। अब सर मीडियन जूलियन ऑसिलेशन क्या है? देखो यहाँ पे इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है ना, और दूसरा होता है जहां कम रेनफॉल होती है, ठीक है ना। आप बोलते हो ना इनहेंस्ड रेनफॉल वाला फेज होता है एंड सप्रेस्ड रेनफॉल वाला फेज होता है। तो उस हिसाब से जो, ठीक है ना, उस फेज की वजह से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिली है। तो बिपॉरजॉय जो नाम दिया गया था वो दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा, जिसका नाम क्या है? डिजास्टर। नेमिंग का हम यहाँ पे देख ही चुके हैं कि कैसे ये नेमिंग इसकी दी जाती है। तो पहले ये 8 कंट्रीज थी, बाद में हमने 5 और कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं ये ज्यादा कहाँ पर आते हैं? क्या ये आते हैं बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे, या फिर ये आते हैं ज्यादातर अपना अरेबियन सी वाली साइड पे? देखो जो करंट वाला साइक्लोन है बिपॉरजॉय की जो बात कर रहे हैं, ये तो हमें अरेबियन सी वाली साइड देखने को मिला है, पर जनरली जो ज्यादातर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं वो कौन सी साइड होते हैं? वो बे ऑफ बंगाल वाली साइड होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड ही क्यों होते हैं? देखो रीजन पहली बात तो ये है कि जो आप नोटिस करो, मैंने आपको कंडीशंस बताई थी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की, तो बे ऑफ बंगाल ना जनरली हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर सी सर्फेस का अगर ज्यादा होगा कहीं ना कहीं वहां ज्यादा साइक्लोन आएंगे। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी एक एस्पेक्ट रहता है जो कि साइक्लोन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करो बे ऑफ बंगाल में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, वो भी एक कारण बना। साथ में ही अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से बहुत सारी हमारी जो नदियां आती हैं वो फ्रेश वाटर लेके आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी मतलब कुछ हॉट वाटर भी आता है कहीं ना कहीं, उससे भी सी सरफेस टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल रीजंस रहते हैं। एंड इवन यहाँ की जो ज्योग्राफी है ना वो भी आप नोटिस करना, ये अरेबियन सी थोड़ा ओपन एरिया है, बे ऑफ बंगाल वाला 3 साइड से लैंड मास से इनक्लोज्ड है, तो वो भी एक रीजन कई बार बन जाता है साइक्लोन्स के लिए, ठीक है ना। ऑल्दो बाद में जाके यहाँ पे साइक्लोन जब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहीं ना कहीं लैंड वाले एरिया पे आएगा तो खत्म हो जाएगा, बट अदरवाइज आप नोटिस करो थोड़ा इनक्लोज्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ये कुछ कारण रहते हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा साइक्लोन आते हैं, पर पिछले 1-2 सालों में ना, या 3-4 सालों में आई शुड से, थोड़ा अरेबियन सी में भी बढ़ गए हैं साइक्लोन आना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन आते हैं एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, बट नहीं, मैं कह रहा हूँ अरेबियन सी में टेंडेंसी आजकल ज्यादा हो गया है। रीजन क्या है? रीजन देखो कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है। अगर आप देखोगे ना तो पिछले 40 साल के अंदर जो अरेबियन सी का टेम्परेचर था वो लगभग 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया है। तो वार्मर टेम्परेचर है, उससे कहीं ना कहीं कन्वेक्शन होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा और इंटेंस साइक्लोन आने लग जाएंगे। तो ये कुछ कारण रहते हैं कि अरेबियन सी में भी आजकल हमें ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनफैक्ट में यूपीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा मैंने इसलिए भी आपको ये समझा दिया। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज सारगैसम। अब ये क्या चीज है सर सारगैसम की, जब बात कर रहे हैं, देखो आप सभी ने सारगैसो सी के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये लोकेशन आप देख सकते हो, ये आपको अटलांटिक ओशन वाली साइड में देखने को मिल जाएगा सारगैसो सी। अब यहाँ पर ना जो सारगैसो नाम आया है ये कहाँ से आया है? ये आया है देखो सारगैसम से। तो सारगैसम क्या है सर? देखो सारगैसम एक तरह का सीवीड होता है, जो हिंदी में है उनके लिए मैं बता दूं, सीवीड का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, ठीक है ना। तो समुद्री खरपतवार यहाँ पे मतलब होता है एक तरह का, सारगैसम सीवीड होता है, ठीक है ना। ये एक तरह की मतलब एल्गी की तरह होता है, ठीक है, जो शैवाल जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो। तो अभी ये न्यूज में क्यों था सारगैसम? इसीलिए था क्योंकि बहुत सारा हमें ना इस सारगैसम के साथ ही साथ हमें एक बैक्टीरिया देखने को मिला है, विब्रियो बैक्टीरिया, और ये काफी खतरनाक बैक्टीरिया है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सारगैसम है क्या। ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये इस तरह से सारगैसो सी के ऊपर हमें इस तरह से सीवीड देखने को मिलता है। ये थोड़ी और क्लियर पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं सीवीड, ठीक है। तो सारगैसम क्या है? एक तरह का ब्राउन कलर्ड है, स्मेली एल्गी है, ठीक है ना, जो कि हमें अबंडेंटली देखने को मिलती है ओशन के अंदर, ठीक है ना। तो अपने आप को सी फ्लोर के साथ अटैच नहीं करती, ये इस तरह से ऊपर वाली साइड ही रहती है। अब सी वीड के ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये खाना प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, एनिमल्स के लिए एक तरह का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, फिशेस, सी टर्टल, तो काफी अच्छे खासी मात्रा में हमें यहाँ पे इसके ऊपर फीड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे सारगैसम फिश की बात कर लीजिए, वो पूरी जिंदगी इसी हैबिटेट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो अटलांटिक ओशन का जो सारगैसो सी है, जो मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा रहा था, ये देखो,
ये है आपका यूएसए, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लोरिडा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये वाली साइड पे फ्लोरिडा हो गया, और ये आपका सारगेसो सी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अभी न्यूज इसी से थी, फ्लोरिडा के कॉन्टेक्स्ट में ही थी, ठीक है। तो जो ग्रेट अटलांटिक सार्गेसम बेल्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वो लार्जेस्ट मैक्रोएल्गी ब्लूम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सर इस सीवीड की? देखो इंपॉर्टेंस अलग अलग तरीका से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करना, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिल्टर सिस्टम की तरह काम करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो गया उनको ट्रैप कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनका फंक्शन डेफिनेटली रहता है। साथ ही साथ कुछ हर्बीवोर स्पीशीज के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, तो हैबिटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो सर सार्गेसम तो चलो समझ आ गया कि सार्गेसम होता क्या है, सी वीड्स तो हम जानते ही हैं, वो तो हमने पढ़े ही रखे हैं, एल्गी भी हम जानते ही हैं। अब बात बताओ विब्रियो बैक्टीरिया के बारे में कि ये क्या चीज है। देखो ये काफी खतरनाक बैक्टीरिया है, क्यों? क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हमें कॉज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप ना किसी बीच में गए, ठीक है, अब वहां बीच के अंदर हो सकता है, मतलब मान लो आपको ना कुछ आपकी बॉडी के ऊपर पहले कुछ कटवट लगा हुआ है, किसी जगह पे चोट लगी हुई है, तो होता क्या है ना, जो बैक्टीरिया है वहां पर आपको बहुत मेजर मतलब ना बीमारियां कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। आपका मान लो ओपन वुंड है ना, तो वहां पे कांटेक्ट में आ जाएंगे, फिर आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस की डेथ होती है ना मैरीन एनवायरनमेंट में, वहां पर सबसे मेजर कॉज कौन सा है? विब्रियो बैक्टीरिया। अक्सर इस तरह की एडवाइजरी भी इशू होती है कि बीच वाटर के अंदर मत जाओ, अगर जाओ तो मेक श्योर कि आपका कोई बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे बैक्टीरिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, डायरिया हो गया, स्टमक क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, ये जो सार्गेसम है, सार्गेसम नहीं सॉरी, ये जो विब्रियो बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं करता, हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट में ही देखने को मिलेगा। आप जानते हो बीच भी एक तरह का सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट ही है, ठीक है ना, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज बीएसएनएल, ठीक है। बीएसएनएल आप सभी जानते होंगे, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो अभी न्यूज क्या थी कि हमारी सरकार ने लगभग 89,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे पैकेज दिया है बीएसएनएल को, ताकि एक तरह से अपने आप को रिवाइव कर पाए, एंड साथ ही साथ जो 4G 5G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल के लिए है, उसके लिए अलॉटमेंट के लिए भी ये पैसा यूज किया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बस जान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक ही जानना है। तो आप जानते होंगे कि बीएसएनएल ना हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर्स के नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे, सेंट्रल पीएसयू है, 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंड आप सभी को इसके फंक्शंस पता ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस करो आप सभी लोग जानते ही हो, ठीक है, आप सभी ने भी कभी ना कभी बीएसएनएल अपनी लाइफ में शायद यूज किया होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है भारत के अंदर। इसके साथ में इसके आजकल तो नई नई चीजें ऑफर करने लग गया है, प्रीपेड पोस्टपेड सर्विस हो गया, वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गया, आजकल इंडियन टेलीफोन कार्ड हो गया, ठीक है, प्रीमियम रेट सर्विसेज। तो ये जो भी इस तरह की सर्विसेज हैं वो इसके द्वारा करी जाती हैं। जीएसएम नेटवर्क का ये सबसे वन ऑफ द मेजर प्रोवाइडर है अंडर द नेम सेल वन हो गया, बीएसएनएल ऑल ओवर इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही चौथा सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है आज के टाइम पर? वो भारत संचार निगम लिमिटेड ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग बीएसएनएल जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए थे। अब आज के लेक्चर के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है सार्गेसम के रिगार्डिंग, मुझे नीचे आप कमेंट्स में बताओगे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसके साथ ही ये दो क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल याद कीजिए मैंने आपको एक सी सेट का क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने आप में से इसको अटेम्प्ट किया है, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 जो कि इन डिजिट से यानी कि 1 2 3 और 4 से फॉर्म किए जा सकते हैं, जहां पर कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। अब देखो क्या है, डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और वो कह रहा है कि 2000 से छोटा होना चाहिए। तो भैया पहला नंबर तो हमेशा 1 ही होगा ना, क्योंकि पहला नंबर मान लो मैंने 2 ले लिया, मतलब अगर अगर 4 डिजिट का नंबर है, अगर 1 की जगह मैंने कोई और नंबर ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? वो तो 2000 से बड़ा हो जाएगा। तो सर पहला तो नंबर तो पक्का पक्का क्या है? पक्का वो 1 ही है, तो थाउजेंड्स प्लेस पे तो 1 ही आएगा। अब मेरे पास बचे ये 3 ऑप्शन, ठीक है, मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे, राइट। अब इस पे क्या करना है, इस पे मैंने अलग अलग को मैं प्लेस कर देता हूँ। तो एक तो देखो ये बन जाएगा, आपके आपके पॉसिबिलिटीज क्या होंगी कि यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 4 आए, ठीक है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आप जानते ही हो। एक आपका नंबर बन जाएगा 1 2 3 4, एक बन जाएगा 1 2 4 3, एक बन जाएगा क्या 1 3 4 2 और एक बन जाएगा 1 3 2 4। इस तरह से यहाँ पर 1 4 2 3 और 1 4 3 2।
बस यही तो नंबर बनेंगे ना, हर एक को चेस करते रहो, ठीक है। यहाँ पहले मैंने यहाँ पे 2 माना तब 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 3 माना तब 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 4 माना तब 2 पॉसिबिलिटीज, यही तो 6 नंबर बनेंगे जो कहीं ना कहीं 2000 से छोटे हैं और इन सभी डिजिट्स को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। बस अब क्या करना है, ये 6 नंबर है, 6 का सम कर दो, कर लो भैया सम। 4 + 3 7 9, ठीक है, करते रहो साथ साथ में, ठीक है। ठीक है, ये बन गया 7998। तो इसका सही आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी था, बस समझने की कोशिश करो। 2000 से छोटा है तो हमेशा 1000 डिजिट पे 1 आएगा। अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटीज लिखी, 6 पॉसिबिलिटीज भी नहीं, उनका सम कर दिया, आपका आंसर आपके सामने था, ठीक है ना। तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, डुएबल था, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ट्राई करो, आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना सोच के, थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, ध्यान से समझना, गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, बट ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आप ये कर ले जाओगे, राइट। कल इसके साथ ही मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, प्रेरणा के रिगार्डिंग होमवर्क था, ठीक है था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्रेरणा वर्नैकुलर स्कूल है वो डेवलप किए जाएंगे इनटू एन, मतलब उसको डेवलप किया जाएगा इनटू एन इंस्पिरेशनल स्कूल, जहाँ पर 2 बच्चे फ्रॉम सारे डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के भेजे जाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात बोल रहा है कि जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जाएगी। ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया। क्यों सर, क्योंकि ये जो पैसा है ये कौन बियर करेगा, हमारी जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। पहला ठीक था, दूसरा गलत है। आंसर क्या बना आपका सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा सर कल और 2 क्वेश्चन भी दिए थे आपने, यहां पर था एमजी नरेगा के बारे में। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कौन सी मिनिस्ट्री हमारी रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी, ठीक है ना। और दूसरी बात जो नमस्ते स्कीम है, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, द आंसर इज फॉल्स। ये क्या है, आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कहने का मीनिंग क्या, जितना भी पैसा होगा उसका खर्च कौन देखेगा, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। स्पॉन्सर्ड के अंदर क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, पर नमस्ते स्कीम के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये था आज का डिस्कशन। क्विकली एक बार विजन देख लेते हैं बस 1 मिनट के अंदर। पहला टॉपिक हमने जाना एमएसपी, हमने देखा कैसे इसको रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी करता है। फाइनल जो एक तरह से डिसीजन होता है वो किसका होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। हमने देखा कि 14 क्रॉप्स के रिगार्डिंग, जो 14 खरीफ क्रॉप्स हो गया, 6 राबी क्रॉप्स हो गया और 2 बाकी और कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए एमएसपी को अनाउंस किया जाता है, ठीक है। और भी हमने चीजें पढ़ी, A2 प्लस FL C2 के बारे में भी जाना, तो वो सारी चीजें हम जान चुके हैं। उसी तरह से साइक्लोन बिपॉर्जॉय, हमने जब ये पढ़ा, हमने देखा कहाँ पर देखने को मिला, ये हमारे अरेबियन सी वाली साइड पे देखने को मिला है। इसका नाम किसने दिया है, नाम दिया गया है बाय बांग्लादेश। हमने समझा पहले कैसे 8 into 8 करके नेमिंग थी, फिर आज के टाइम पे 13 कंट्रीज ने कॉरस्पॉन्डिंगली 13 नेम्स को सजेस्ट किया है, जो क्या है WMO एस्केप, ठीक है ना, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो एशिया पैसिफिक के रिगार्डिंग थी, तो वहां पर इनके द्वारा यहाँ पे नेमिंग करी जाती है। साथ में हमने ये भी जाना कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा कहीं ना कहीं साइक्लोन्स क्यों आते हैं, और आजकल अरेबियन सी के अंदर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बढ़ने के पीछे के क्या कारण है वो भी समझे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो 5 कंडीशंस थी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा, राइट, कोरोलियस फोर्स का प्रेजेंस होना, वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर स्मॉल वेरिएशन, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, एंड लास्टली सी लेवल सिस्टम के ऊपर अपर डिवर्जेंस होना। ये 5 कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। उसके अलावा हमने और कोई टॉपिक देखा, हमने सार्गैसम के बारे में जाना, राइट, सार्गैसम देखा, सार्गैसो सी देखा एक तरह की ये क्या होती है, एक तरह का ये सीवीड है, ठीक है ना। एल्गी के बारे में हमने जाना, इसके सीवीड के हमने इंपॉर्टेंस देखी, अलग अलग के लिए हैबिटेट वगैरह हो गया, राइट। एंड लास्टली हमने समझा किसके बारे में, विब्रियो बैक्टीरिया के बारे में। ये काफी खतरनाक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से काफी सारी एक तरह के क्या है, फ्लैश ईटिंग ये बैक्टीरिया हमें देखने को मिल जाता है, एंड काफी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और थी कि ये फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट्स में हमें कॉमनली देखने को मिलता है। एंड लास्टली हमने जाना BSNL के बारे में, ये तो ईजी ही था। हमने जाना कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है हमारी, उसके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में हमें ये देखने को मिलता है, सेंट्रल PSU है, एंड आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज द 4th लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।